अब देखो इंडिकेटर्स के बारे में, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं या एसिड बेस टाइट्रेशन में जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो खुद भी वीक। भाई इंडिकेटर्स एक्चुअली, पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जैसे हम कोई अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, अभी हमारा ज्यादातर कंसर्न बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन से है, पर इट कुड बी रेडॉक्स रिएक्शन भी हो सकती है। रेडॉक्स रिएक्शन में भी इंडिकेटर्स यूज करते हैं। हमने वहां पे देखा भी था कि जब रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है और K2Cr2 की रिएक्शन में डाइफिनाइल एमीन इंडिकेटर का काम करता है। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है कि जो एंड पॉइंट पहुंचे, इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट का मतलब कि जो फ्लास्क में जो सब्सटेंस है और जो ब्यूरेट से ऐड किया जा रहा है, जिस समय दोनों इस क्वांटिटी में आ गए कि दोनों पूरा पूरा रिएक्ट कर गए इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट, वी से कि सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गए या मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। और मोल्स में जो नहीं है कि सेम नंबर ऑफ मोल हो, लेकिन उनका जो मोलर रेशियो है उस पॉइंट पे बैलेंस रिएक्शन में जो कोफिशिएंट्स हैं उसके रेशियो के इक्वल हो जाता है। मतलब दोनों क्वांटिटी ऐसी हो गई कि पूरी पूरी रिएक्ट कर जाए। तो वो जो रिएक्शन हुआ, ये तो एक रिएक्शन चल रहा है, लेकिन हमें विजुअल इंडिकेशन कैसे मिले? तो इंडिकेटर्स का क्या काम होता है कि वो एंड पॉइंट से पहले सॉल्यूशन में एक कलर रखते हैं और जैसे ही एंड पॉइंट पहुंचा और अगला ड्रॉप ऐड किया, वो अपना कलर कंप्लीटली चेंज कर लेते हैं। तो हमको उसके कलर चेंज से ये पता चलता है, या तो कलरलेस से कलर हो गया, कलर से कलरलेस हो गया, एक कलर से दूसरा कलर हो गया। पर ये कलर चेंज हमको बताता है कि एंड पॉइंट हैज बीन रीच्ड। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में जो इंडिकेटर्स यूज होते हैं वो खुद भी वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या वीक ऑर्गेनिक बेसेस होते हैं। Indicators are the substances which indicate the end point of a titration by changing their color. They are in general either weak organic acids or weak organic bases with a characteristic of having different colors in the ionized and unionized forms. For example, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो वीक बेस होता है। तो मिथाइल और अभी हम मिथाइल ऑरेंज जो, मतलब बाकी हम कुछ और इंडिकेटर्स के भी नाम देखेंगे, लेकिन ज्यादातर जो हम यूज करते हैं एट अवर लेवल, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिनोप्थलीन एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज एक वीक ऑर्गेनिक बेस होता है। तो ऐसे अगर एक कोई वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, वो इंडिकेटर काम कर रहा है। भाई हर एसिड जो है नहीं कि इंडिकेटर काम हो, तो कौन सा एसिड इंडिकेटर काम करेगा? जिसमें जैसे एक वीक ऑर्गेनिक एसिड कोई है, तो ये इंडिकेटर के काम करने के लिए कैपेबल होगा अगर इसका जो ये आयोनाइज्ड फॉर्म है और ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, इनके डिफरेंट कलर्स हो। ऐसा हो सकता है कि एक का कलर C1 हो, दूसरे का कलर C2 हो। ऐसा हो सकता है कि एक कलरलेस हो, दूसरा कलर्ड हो। तो जैसे जब हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर की बात करते हैं, जो कि एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, तो फिनोप्थलीन में जो ये आयोनाइज्ड फॉर्म होता है फिनोप्थलीन का, उसका खुद का कलर होता है पिंक। और जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है वो होता है कलरलेस। ये कब? व्हेन HIN इज फिनोप्थलीन, जो वीक एसिड इंडिकेटर है वो फिनोप्थलीन हो। और मिथाइल ऑरेंज एक वीक ऑर्गेनिक बेस होता है, मान लो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इन जनरल INOH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसका
आयोनाइज्ड फॉर्म ये OH बना। समटाइम ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वो रेदर देन ओ, एक्चुअली वीक ऑर्गेनिक बेसिस जनरली ऐसे नहीं होते। वीक ऑर्गेनिक बेसिस क्या होते हैं, वो H+ लेते हैं, मतलब रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वीक और मतलब ऑर्गेनिक बेसिस आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बेस कि वो OS दे सके। रेदर देन अगर वो इंडिकेटर है तो वो H+ लेंगे और INH+ बना, जैसे अमोनियम बनता है ऐसे बना देंगे, तो ये बेस का काम करेगा, वीक बेस। तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म का एक कलर और अनआयोनाइज्ड फॉर्म का एक कलर हो। तो जैसे जब ये मिथाइल ऑरेंज होता है, व्हेन मिथाइल, इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का जो आयोनाइज्ड फॉर्म होता है, मतलब जो वो H+ ले लेता है, तो मिथाइल ऑरेंज का आयोनाइज्ड फॉर्म आपका हो जाता है रेड, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है येलो। पहले तो ये कुछ बात, जैसे एक बार ये देखें इंडिकेटर्स के बारे में जरा सा। इंडिकेटर्स इन जनरल आर आइदर ऑर्गेनिक वीक एसिड्स or weak bases with a characteristic of having different colors in the ionized and unionized form. For example, phenolphthalein is a weak acid. Ionized form pink color का होता है and unionized form colorless होता है. And methyl orange is a weak base. Ionized form is red and unionized form is yellow. ये आपका फिनोप्थिलीन, ये फिनोप्थिलीन का आप कह सकते हो कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ऐसा इसे बेंजीनॉइड फॉर्म बोलते हैं, कलरलेस। ये फिनोप्थिलीन है, एक्चुअली ये बनता है, ये 12th वालों के लिए ज्यादा काम का है अभी, जब 12th में इलेक्शन पढ़ते भी हैं, पर फिर भी फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर आ सकता है थैलिक एसिड प्लस फिनॉल, 2 मॉलिक्यूल कंसर्न H2SO4, तो ये फिनोप्थिलीन बनता है आपके पास। ये फिनॉल का P पोजीशन से H हट गया, और यहाँ पे थैलिक एसिड का आपका ये CO हट गया, वाटर हट गया, इस तरह से बन जाता है। फिर OH- से अगर ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये H+ रिलीज करेगा, तो देखो यहाँ पे इस केस में क्या हो गया, यहाँ से H+ निकला तो ये O- बना, तो ये O- बना, तो यहाँ पे ये इधर मूव कर गया, ये यहाँ मूव कर गया, और ये वाला चीज आपकी इधर मूव कर गई, तो ये इस तरह से मूवमेंट करके स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। फाइनली एक OH से रिएक्ट करके जब वाटर निकल जाएगा, तो ये इसका क्विनोनॉइड फॉर्म कहलाता है, जो पिंक कलर का है। और कोई फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर पूछे तो वही है जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। ये भी इसका मतलब समझ में आएगा, ये लेस देन, इसका भी बात करेंगे। मिथाइल ऑरेंज आपका ऐसा होता है, मिथाइल ऑरेंज एक तरह से वो एजोडाइज की रिएक्शन की तरह बनता है। ये आपका अगर कंपाउंड लिया जाए बेंजीन पे NCH3CH3 डाई मिथाइल आपका NN डाइमिथाइल बेंजीनमाइन, और डाइजोनियम जिसमें SO3-, तो ये आपस में रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं। ये इसका येलो फॉर्म है, मतलब अभी बेस फॉर्म जो है, और जब इसमें H+ जुड़ेगा तो H+ एक्चुअली इसका आके यहाँ जुड़ेगा, H+ इस किसी एक पे आ जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा, तो इस वाले पे H+ आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे प्लस हुआ, तो रेजोनेंस के हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन जाता है। पर मोर इम्पोर्टेंट अभी ये इसका कपलिंग का रिएक्शन है क्या? नहीं, एजो कपलिंग ये बना एजो कपलिंग टाइप की रिएक्शन से, पर इसमें हाँ एक तरह से देखा है तो एजो कपलिंग का ही रिएक्शन है, एक तरह से देखा तो एजो कपलिंग ही है, और इसका भी कलर्ड फॉर्म है, देखो ये भी खुद कलर है, पर ये डाइस की तरह ऐसा इतना यूज नहीं होता है, मे बी इसका कलर उतना ज्यादा डीप नहीं होता होगा, पर हाँ कलर तो ये भी है, येलो कलर्ड है, ठीक है ना, रिएक्शन उसी टाइप की है।
तो ये आपका हुआ, तो ये आपके हो गया मिथाइल ऑरेंज, ये हो गया फिनोप्थिलीन। अच्छा, अब इनकी वर्किंग रेंज और अभी ये तो हो गया पहले इतनी सी बात कि एसिड बेस इंडिकेटर्स जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में उनके एंड पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाएंगे, वो खुद वीक एसिड वीक बेस हैं। हर वीक एसिड वीक बेस इंडिकेटर का काम नहीं कर सकता है। इंडिकेटर का काम करने के लिए जरूरी है कि उसका जो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो कलर्ड हो, या एक कलरलेस तो दूसरा कलर्ड हो। अब बात आती है वर्किंग रेंज। भाई हम ये वर्किंग रेंज और लिखा हुआ होता है, क्या बोल रहे हो? मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर एक बार फिर से दिखाएंगे? हाँ, ये देखो, मैं भेजूंगा। वैसे मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर ये है। लास्ट ईयर ये जेईई मेन में क्वेश्चन भी आया है। मतलब उन्होंने रिएक्शन पूछा है और बोला है कि जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बिहेव करेगा। तो उसमें मतलब ये था कि वो इंडिकेटर की तरह काम करेगा। सर ये टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट जब रीच होता है उसके बाद कलर तो मतलब कंप्लीटली चेंज तो नहीं होता? किसका? मतलब जैसे सर इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हुआ तब एक नहीं, ड्रॉप तो इंडिकेटर जब हम पर्टिकुलर इंडिकेटर ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, जिसकी अपनी रेंज अगर अभी अगर एक बार डिस्कस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फिर पूछना, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। हो गया तो सर। हाँ ठीक है, ये लिखा। अभी इसकी चिंता मत करिए, मैं भेज भी दूंगा तो तुम लिख भी सकते हो, तुम्हारे पास रहेंगे, ठीक है ना? ये सब स्ट्रक्चर्स। अब जैसे मान लो, अब हम समझते हैं जो वर्किंग रेंज दिया हुआ होता है, मिथाइल ऑरेंज का दिया हुआ है 3.1 से कम पे रेड होता है, 4.3 या 4.4, हल्का सा 0.1 का इधर उधर डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होता है, तो उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे 4.4 से ज्यादा पे येलो हो जाता है। वहीं पे फिनोप्थिलीन 8.2 या 8.3 से कम पे कलरलेस होता है। 10.5 कहीं पे 10.3 दिया होता है, कहीं पे 10 भी दिया हुआ होता है, पिंक बन जाता है। तो जो ये वर्किंग रेंज है, भाई ये जो कलर आ रहे हैं, कलर किसके कारण आ रहे हैं? जो उनके कलर्ड स्पीसीज हैं। अच्छा, एक इन जनरल बात होती है कि भाई आपके पास जब एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो स्पीसीज तो दोनों ही प्रेजेंट होंगी, लेकिन होता क्या है कि हम एक पर्टिकुलर कलर को तब देख पाते हैं जब उस स्पीसीज कंसंट्रेशन, भाई अल्टीमेटली कलर किस बात का, कलर किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन के। तो जो एक पर्टिकुलर, अगर मैं सपोज जैसे मान लो हमको मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर देखना है, तो रेड कलर वाली स्पीसीज उसकी है आयोनाइज्ड। तो हम रेड कलर डिस्टिंक्टली तब देख पाएंगे जब आयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली अनआयोनाइज्ड से ज्यादा हो, तो आपको जो रेड कलर है वो उभर के आएगा। यूजुअली ये जो रेशियो है वैसे तो डिफर कर सकता है, कई का प्रॉब्लम में दिया हुआ हो सकता है कि इतना इस ये वाला चीज इतना रेशियो हो कंपेयर टू द अदर, तब ये कलर दिखेगा। बट इन जनरल जब कुछ नहीं मेंशन किया है तो एक रेशियो जो हम नॉर्मली एक ह्यूमन आई के लिए, एक नेकेड ह्यूमन आई के लिए मानते हैं कि किसी एक स्पीसीज के कलर को डिस्टिंक्टली देखने के लिए उस कलर्ड स्पीसीज का कंसंट्रेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर 10 टाइम्स या ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो वाला कलर, उस स्पे कलर हम एक नेकेड आई से देख पाएंगे। तो ये एक इन जनरल हम एक कह सकते हो कि एक फैक्ट की तरह मान के चलते हैं, अनलेस एंड अनटिल हमको कोई और रेशियो दिया हुआ हो। तब जैसे देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक इंडिकेटर है HIN, वीक एसिड इंडिकेटर है। ये H+ बनाया, मान लेते हैं इसका कलर C1 है, इसका कलर C2 है। इसमें वन ऑफ द कलर कलरलेस भी हो सकता है। तो अब देखो, फॉर
color C1 to be visible distinctly concentration of In minus by HIN must be greater than equal to 10 कि इस IN का कंसंट्रेशन HIN के रेस्पेक्ट में 10 टाइम्स उससे ज्यादा। ये एक इन जनरल बात है, कभी किसी प्रॉब्लम में अगर ये रेशियो अलग दिया है तो हम उसको लेके काम करेंगे। तो अब अच्छा, इसका K भी दिया हुआ है, एक वीक एसिड इसलिए इसका K दिया हुआ है। तो अब कोई पूछा जाए कि अगर हमको ये चीज आईएन के कारण जो कलर है उसे डिस्टिंक्टली देखना है तो ये इंडिकेटर किस पीएच पे होना चाहिए। तो एक जो देखो, बीइंग अ वीक एसिड K इक्वल टू H प्लस IN माइनस बाई HIN, K HIN K by H plus is IN minus by HIN। ये रेशियो हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो आपका K बाई 10 H प्लस जो भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही ये हो गया। लॉग लिया ऐसा हो गया, बेस 10 इसलिए साइन वही रहा, लेकिन जब माइनस किया तो साइन बदल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पीएच ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस लॉग के, दैट वुड बी पीके इंडिकेटर, और ये माइनस माइनस प्लस होके ये प्लस हो जाएगा। यानी जब पीएच की वैल्यू पीके इंडिकेटर +1 इससे ज्यादा होगी तो हमें साइन हाँ तो पीएच जब आपका ये H प्लस हो गया लेस, नहीं एक मिनट गड़बड़ कर रहा हूँ तो पहले ठीक था। हाँ एक मिनट ये यहां तक ठीक आया H प्लस। हाँ अब हमने यहाँ लॉग लिया तो यही है ना, सही बात है। लॉग H प्लस लेस देन इक्वल टू, ये अभी लॉग K माइनस लॉग 10 ऐसे लिख लेते हैं। माइनस किया तब साइन बदलेगा। pH greater than equal to pK indicator +1। यानी pH की वैल्यू अगर pK इंडिकेटर इस केस में क्या हो गया, अगर K 10⁻⁵ है सपोज, तो आपका ये हो जाएगा 5 + 1 6 इस केस में। तो अगर 6 से ज्यादा है तो आपके पास यानी बेसिक रेंज टाइप का आ गया, कम H प्लस होगा पीएच ज्यादा, तो कम H प्लस होंगे तो क्या होगा, रिएक्शन आगे जाएगा। तो ये IN माइनस इतना हो जाएगा इसके वो 10 या 10 से ज्यादा कि आपको इसका कलर दिखेगा। और बिल्कुल अगर आपको जब बिल्कुल ऐसा करोगे कि HIN बाई IN ग्रेटर इक्वल 10 हो तो पूरा सॉल्व करके उस समय पीएच आ जाएगा बिल्कुल सिमिलरली लेस देन इक्वल टू -1।
यानी हमारी जो रेंज हो गई वो क्या हो गई, जब ये 10 टाइम्स का रेशियो की बात है, मतलब ये हो गया कलर C2 विजिबल होने के लिए, ये कलर C1 के लिए। बात भी सही है, पीएच जब कम होगा तो H प्लस ज्यादा होगा, H प्लस ज्यादा हो तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, तो कलर C2 दिखेगा। अच्छा, हमने C1 इसको बोला है, C2 इसको बोला है, इसको हमने C1 बोला, इसको C2 बोला है। तो ये चीज, यानी हमारी रेंज क्या हो गई, इस इंडिकेटर की रेंज हो गई विद पीके, अगर उसकी वैल्यू है, एसिड बेस एसिड इंडिकेटर है तो उसका पी रेंज हो गई पीके इंडिकेटर -+1, यानी पीएच पीके इंडिकेटर -1 से कम हो और पीके इंडिकेटर +1 से ज्यादा हो तो ये डिफरेंट कलर शो कर रहा है, यानी ये किस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए अच्छा काम करेगा। जैसे इसमें अगर के इंडिकेटर -5 है तो ये रेंज आ जाएगी 4 to 6, ये रेंज आ जाएगी 4 to 6 इफ के इंडिकेटर इज 10⁻⁻5 वीक एसिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी टाइट्रेशन में इस इंडिकेटर को ऐड करता हूं, इफ आई यूज दिस इंडिकेटर इन सम टाइट्रेशन, तो ये तब उसमें काम का होगा जब उस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में एंड पॉइंट से पहले पीएच 4 या उससे कम हो, और जैसे ही आपने एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट रीच किया और अगला ड्रॉप ऐड हुआ, पीएच 6 या उससे ज्यादा हो जाए। मतलब ये जो रेंज है 4 से 6, एंड पॉइंट इनको क्रॉस करना चाहिए, एंड पॉइंट समवेयर इसमें कहीं लाई करना चाहिए, और आप जब टाइट्रेशन करो तो ये क्रॉस होना चाहिए, एंड पॉइंट से पहले, एंड पॉइंट के बाद, या हो सकता है पहले पीएच ज्यादा है फिर कम हो जाए, पर दिस रेंज शुड बी क्रॉस्ड ओनली देन दिस इंडिकेटर इज यूजफुल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइट्रेशन। क्योंकि अगर मान लो कि एक कोई टाइट्रेशन हो रहा है, उसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट उसका यहाँ कहीं लाई कर रहा है और ये 4 to 6 यहीं कहीं आ गया, और एंड पॉइंट यहाँ आया, तब तो क्या होगा, ये तो अपना 4 to 6 कलर, जो 6 के बाद इसका कलर है वो तो ऑलरेडी 6 के बाद जो कलर है इसका C1, वो तो ऑलरेडी वो दिखा रहा है, तो आपका एंड पॉइंट के बाद भी वही कलर की डीपनेस बढ़ जाएगी, तो ये इंडिकेटर उसका काम का नहीं होगा उस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए। अगर एक पर्टिकुलर टाइट्रेशन एंड इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले पीएच सपोज 7 रखता है और उसके बाद उसमें बेस हम ऐड कर रहे हैं और एंड पॉइंट जस्ट पहुंचना उसका पीएच 10 हो जाए, तो हमारे लिए वो ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि 7 से पहले ही तो हमारा 6 वाली रेंज तो आ गई, तो ऑलरेडी हमें एक कलर तो मिल चुका है और वो कलर की डीपनेस बढ़ती जाएगी, तो हमको तो कहाँ कलर चेंज मिलेगा, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से काम नहीं चलेगा। वहां में ऐसा इंडिकेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका चेंज 7 से 10 के बीच में हो, कि 7 से कम पे एक कलर, 10 से ज्यादा पे एक कलर। तो इस तरीके से कई बार इसको ऐसे भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है कि भाई आपके पास यहाँ पे के इंडिकेटर, कैसे क्या बोल रहे हैं? तो 4 to 6 को आपने कैसे डिफाइन किया सर? ये लिया ना पी के इंडिकेटर, हमने के इंडिकेटर को मैंने एक बार मान लिया, अच्छा। ठीक है, वो के इंडिकेटर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा चीज, और जो इसकी अगर हमने 10 वाली बात मानी है तो मिडिल रेंज, मिडिल पॉइंट जो होगा वो पीके इंडिकेटर होगा, पीके इंडिकेटर होगा 5। अब जैसे अभी हमने लिखा के इंडिकेटर इक्वल टू H प्लस IN माइनस बाई HIN, ऐसा लिखा था, इसके लिए लिख सकते हैं, है तो वीक एसिड ही, लॉग लें
सर इंडिकेटर क्या 3 अलग-अलग कलर दिखाएगा? क्या मतलब? मतलब वो 4 to 6 4 से कम और 6 से ज्यादा पे अलग-अलग कलर। हाँ, यही तो इंडिकेटर का काम है। सर फिर 4 to 6 से और एक दूसरा कलर। हाँ, 4 से कम पे एक पर्टिकुलर कलर और 6 से ज्यादा पे एक कलर, अगर ये वाला इंडिकेटर है तो। सर 4 to 6 के बीच में होने से? अरे स्पीसीज तो दोनों ही रहेंगी, हमें डिस्टिंक्टली नहीं नजर आएगा। जब पीएच 8 भी होगा तब भी दोनों कलर रहेंगे, पर एक स्पीसी कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि दूसरे का हमको नजर नहीं आएगा। हमें कलर उस हिस्से का आएगा जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। भाई जब ये इक्विलिब्रियम रहेगा तो इक्विलिब्रियम में तो थोड़ा तो अमाउंट दूसरे का भी रहेगा ही, बहुत कम भी रहे तो एज कलर तो दोनों ही रहेंगे, लेकिन अगर एक बहुत ज्यादा हो गया तो हमें तो वही दिखेगा ना जो बहुत ज्यादा है मिक्सचर में। हाँ सर एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे क्या होता है? एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे ऐसा नहीं कोई कलरलेस नहीं हो जाएगा। क्या एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे, एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे वाली बात नहीं आती है। बात अभी अभी एग्जैक्टली हम अगर किसी का एंड पॉइंट बहुत शार्प नहीं है, मतलब अगर बहुत शूट अप नहीं है, तो उसके लिए हम इंडिकेटर भी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा टाइट्रेशन चाहिए ही है कि एक काफी लार्ज चेंज होना चाहिए एक ड्रॉप के ऐड होने से ही, देन ओनली वी कैन सेलेक्ट अ पर्टिकुलर एक सुटेबल इंडिकेटर फॉर दैट। एक एक करके आते हैं, पहले एक बार इतना समझो कि इंडिकेटर का काम क्या है, फिर सिलेक्शन की बात करेंगे। तो ये log 10 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पीके पीएच और ये माइनस होने से पीएच आपका आ जाएगा इससे पीके प्लस लॉग आयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन इसको एक ऐसे भी लिखा हुआ होता है, ये पीके ए मतलब पीके इंडिकेटर। और अगर कोई वीक बेस इंडिकेटर तो पीओएच इक्वल टू पीके इंडिकेटर प्लस लॉग आयोनाइज्ड फॉर्म पर अनआयोनाइज्ड फॉर्म। पहले अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ अब ये मिथाइल ऑरेंज का वर्किंग रेंज होता है 3.1 से 4.4। मिथाइल ऑरेंज का जो आयोनाइज्ड फॉर्म होता है वो होता है रेड कलर का, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है, जैसे कि हम यहाँ लिखें मिथाइल ऑरेंज के लिए आईएन इंडिकेटर यूज कर लें और ये आईएन एच प्लस लेके आईएन एच प्लस बनाए आयोनाइज्ड फॉर्म, तो ये इसका होता है रेड कलर का और ये होता है येलो। एक इसका के का वैल्यू होगा, के इनफैक्ट के भी होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास पीएच कम है तो पीएच कम है मतलब क्या हुआ, एच प्लस ज्यादा है। एच प्लस ज्यादा है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी तो रेड ज्यादा बनेगा, यानी कम पीएच पे ये वाला कलर दिख रहा है। और एच प्लस कम होगा, जैसे से एच प्लस कम होगा पीएच बढ़ रहा है, तो यानी ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी, तो येलो कलर आंश हो जाएगा। तो इसमें जो विजिबल रेंज होती है वो कंसंट्रेशन वाली वो इस तरह से होती है कि अगर पीएच 4.4 से ज्यादा हो गया तो जो येलो स्पीसीज है वो कंसंट्रेशन वाइज काफी ज्यादा हो जाएगी देन रेड स्पीसीज, तो यानी हमें येलो कलर दिखेगा। और 3.1 से कम पीएच है तो हमें रेड वाला इतना ज्यादा होगा कि रेड कलर दिखेगा। तो किसी ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये किन टाइट्रेशन के लिए काम का है,
इसको हम एज अ इंडिकेटर जब ऐड करेंगे तो हमें ये उन टाइट्रेशन में काम करेगा जिसमें उस टाइट्रेशन का जब इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचता है तो जस्ट पहले या तो पीएच 3.1 से कम हो और जैसे ही एंड पॉइंट पहुंचे और उसके अगला ड्रॉप या एंड पॉइंट पे ही या उससे अगले ड्रॉप पे पीएच 4.4 से ऊपर हो जाए, तो हमको जस्ट पहले एंड पॉइंट से पहले दिखेगा रेड कलर, फिर येलो कलर। या अगर हम सपोज एसिड ऐड कर रहे हैं उस टाइट्रेशन में ब्यूरेट से, तो पीएच धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो एंड पॉइंट से पहले पीएच 4.4 से ज्यादा हो, दैट कुड बी 7 भी हो सकता है। लेकिन जब एंड पॉइंट वाली जो लाइन है इक्विवेलेंस पॉइंट, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचते ही या उसके जस्ट एक ड्रॉप ऐड करने के बाद, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जरा सा जब एंड पॉइंट एग्जैक्टली थोड़ा मिलता है हमको, तो हम छोटा छोटा ड्रॉप भी ऐड करते हैं, तो एक थोड़े से ड्रॉप में भी बहुत मिलीमोल होते हैं, तो हल्का तो एंड पॉइंट से हम शूट अप कर ही जाते हैं। तो जैसे ही आपने एंड पॉइंट पहुंचा, आपको लग रहा है लेकिन आप उससे हल्का सा शूट अप कर गए, तो पीएच उसका कलर जो पीएच हुआ वो 3.1 से कम हो जाए तो कलर रेड दिख जाएगा। यानी जो एंड पॉइंट है वो इन एंड पॉइंट पे ये रेंज क्रॉस होनी चाहिए, तब ये इंडिकेटर काम का है, अदरवाइज काम का नहीं है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सेम इज द केस विद दिस, इसकी रेंज ये है। फिनोप्थिलीन की रेंज 8.3 से पीएच कम हो तो कलरलेस, 10.5 से ज्यादा हो तो पिंक। तो ये उस जगह पे काम का है जहां पे एंड पॉइंट इस रेंज को क्रॉस कर रहा हो, 8.3 से कम से 10.5 से ज्यादा या ज्यादा से कम, पर इस रेंज को क्रॉस होना चाहिए। मान लो कोई एक टाइट्रेशन है जिसका एंड पॉइंट से पहले पीएच आपका 2 है, 2 से कम है, और एंड पॉइंट पहुंचने के बाद 5 से ज्यादा है, तो हमारे किस काम का? 2 से 5 तो इस रेंज में ही नहीं आया, तो ये इंडिकेटर वहां पे काम नहीं करेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, एन एसिड बेस इंडिकेटर हैज K of 3 into 10⁻⁵. K दिया हुआ है। द एसिड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर इज रेड। एसिड फॉर्म मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये रेड है। एंड बेसिक फॉर्म मतलब H+ निकलने के बाद ये ब्लू है। By how much must the pH change in order to change the indicator from 75% red to 75% blue? यानी जो रेड कलर है उसकी स्पीसीज 75% हो तो ब्लू वाले की 25% होगी। तो कितना पीएच चेंज करें कि वो 75% रेड से 75% ब्लू हो जाए? तो पहले पहला केस लेते हैं, इसका K इक्वल टू K इंडिकेटर इक्वल टू H+ IN-। तो when 75% रेड है, जब 75% रेड हो तो 25% कलर्ड स्पीसीज ब्लू होगी। तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन के ही परसेंटेज है, उसी का कलर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो ये रेशियो क्या हो गया? ये रेशियो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 75/25 H+, which is K indicator। तो इस समय क्या हो जाएगा? pH will be equal to 5। यानी जब pH 5 हो, किसी ऐसे मिक्सचर में इसको ऐड किया गया, तो जहां पे अगर pH 5 होगा तो इसका 75% ब्लू फॉर्म होगा, 25% रेड फॉर्म होगा। ओ नहीं, हमें 75% रेड टू 75% ब्लू चाहिए। ओ नहीं,
तो पहले वाला केस ये नहीं, पहले रेड किसके कारण है, HIN के कारण, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵ H प्लस IN 25/75, तो ये हो गया। तो इसको सॉल्व करके आएगा 9 इंटू 10 पर, तो H प्लस विल बी, तो pH आपका हो जाएगा इस समय इनिशियली 5 माइनस log 9 log 3 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा, ये को ऐसे ही रहने देते, बाद में सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस log 9 pH। अब सेकंड केस क्या हुआ, 75% ब्लू चाहिए, तो वहां पे आपका ये हो जाएगा 3, ये तो K तो वही रहेगा, पर जब 75% ब्लू चाहिए तब ये आपका हो जाएगा H प्लस 75/25। आपको ये वाला अमाउंट आपको बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने के लिए आपको एक्चुअली H प्लस कम करना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। H प्लस कम करने का मतलब है pH बढ़ाना पड़ेगा, तो देखो pH ज्यादा आएगा भी, इंप्लाइज ये कैंसिल है, तो pH इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो pH 5 माइनस log 9 से आपको pH 5 करोगे फाइनल, तब आपका 75% रेड से 75% ब्लू हो जाएगा। तो चेंज कितना किया, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज कितना, डेल्टा pH क्या हो गया, log 9 माइनस, एक्चुअली डेल्टा pH इज log 9, सही बात है, दिस माइनस, तो ये 0.2 log 3 0.48 मान, log 3 0.3 होता है तो 0.6 हो गया, नहीं log 3 is 0.48, तो 0.96 हो गया। तो दिस इज द आंसर, इतना pH चेंज करना पड़ेगा, इनफैक्ट pH इतना बढ़ाना पड़ेगा, प्लस बता रहा है कि बढ़ाना पड़ेगा, नेगेटिव होता तो कम करना बताते, फाइनल माइनस इनिशियल। एक क्वेश्चन ये करो, तो लिख लेता हूँ। हाँ लिखो जल्दी से, इसको लिखो। हो गया सर। ये देखो, pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaA, एक सॉल्ट है, is this, कैलकुलेट pK ऑफ HA, पहला पार्ट तो ये है। इफ अ ड्रॉप ऑफ HPH, लेट से फिनोप्थेलिन कोई इंडिकेटर है, pK इंडिकेटर इज 9.52, be added to the above solution, predict whether the pink color will be visible, in fact phenolphthalein ही ऐड किया है, will be visible or not under the medical fact that our eyes can see the pink color if the molar percentage ionized form of the indicator is 25% or more। ये आपका NaA जो सॉल्ट है वो NaOH और कोई HA एसिड है, ये HA कोई दूसरी वीक एसिड है, ये इंडिकेटर वाली नहीं है, इंडिकेटर का अलग चीज हुई। तो ये और कोई वीक एसिड HA है जिसका pK हमें कैलकुलेट करना है, तो ये एक आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का वो है हाइड्रोलाइसिस का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। pH हमें दिया हुआ है 8.92, pK हमें निकालना है, और log C log 0.1 -1 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 4, 18, 16 और 17
और ये 13 माइनस 13 हुआ तो पीके, तो ये कितना हो गया 4.84। पीके की वैल्यू 4.84 आ गई। एक काम करता हूं, और पीएच कितना है, पीएच 8.92 दिया हुआ ही है। पहला पार्ट तो ये हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमने इसमें फिनोप्थिलीन ऐड किया, अ ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन, HPH। तो ये पीएच माइनस, ये फिनाइल नहीं है, ये फिनोप्थिलीन का कॉन्जुगेट बेस। तो हमें ये आयोनाइज्ड फॉर्म है, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। तो ये बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में कि इट्स अ मेडिकल फैक्ट कि पिंक कलर तब दिखेगा जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर 25% या उससे ज्यादा होगा। तो पूछा गया है कि क्या कलर विजिबल होगा पिंक। तो एक चीज देखो, हमने ये जो इंडिकेटर ऐड किया, ये इंडिकेटर है, तो हमने अभी पढ़ा था इंडिकेटर के लिए फॉर्मूला पीएच इक्वल टू, भाई यहाँ पे ये H प्लस कौन सा यूज होगा, ये H प्लस वो यूज नहीं होगा जो इंडिकेटर दे रहा है, ये H प्लस वो यूज होगा जो सॉल्यूशन में है, क्योंकि ये तो इतना ड्रॉप ऐड किया गया छोटा सा कि ये तो प्रैक्टिकली इसमें H प्लस इसका तो इनसिग्निफिकेंट है कंपेयर टू जो H प्लस उस टाइट्रेशन के अंदर या जो सॉल्यूशन में हो, तो ये H प्लस अल्टीमेटली उस सॉल्यूशन का होगा, तो पीएच भी उसी सॉल्यूशन का होगा। तो पीएच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीके इंडिकेटर प्लस लॉग आयोनाइज्ड फॉर्म यानी कलर्ड वाली फॉर्म, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म भी हमने फॉर्मूला देखा था। तो ये क्या हो जाएगा, पीएच कितना है 8.92, पीएच इज 8.92, पीके इंडिकेटर कितना है 9.52, प्लस लॉग ये रेशियो पीएच माइनस बाई एचपीएच, ऐसे सोच लो ये कलर्ड स्पीच। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी 0.6 माइनस 0.6, माइनस 0.6 हुआ तो ये कितना हो गया, ये माइनस लॉग 4 हो गया, नहीं ये आपका लॉग 1/4 हो गया, ठीक है, लॉग 1, क्योंकि लॉग 4 होता है 0.6, लॉग 1/4 तो आपका इससे क्या मिल गया, पीएच माइनस बाई एचपीएच इज 1/4, यानी पीएच माइनस 1 पार्ट है, एचपीएच 4 पार्ट है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीएच माइनस, 25 20 हुआ, 25 कैसे हुआ, रेशियो इतना है 1/4, यानी एक पार्ट ये 4 पार्ट ये, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीएच इन टोटल, 1/5 इंटू 100 हो जाएगा ना, 1/1 + 5 इंटू 1 + 4 इंटू 100,
तो परसेंटेज ऑफ पीएच कितना हो जाएगा? हेंस परसेंटेज ऑफ पीएच माइनस जिसका कलर है इज 20%, 1/1 + 4 × 100। पर हमें क्या चाहिए? हमें क्या बोला है? जब 25% से ज्यादा हो या उतना हो या उससे ज्यादा हो, तो हमारा तो यार पिंक कलर का परसेंटेज 20% ही है। यानी हम इस सिचुएशन में इंडिकेटर को ऐड करने के बाद भी हमको पिंक कलर, ऐसा नहीं कि पिंक कलर की स्पीसीज इसके अंदर नहीं होगी, पर जो मेडिकल फैक्ट है कि भाई जब तक इतना नहीं दिखेगा तो हमको एक नॉर्मल ह्यूमन आई को विजिबल नहीं होगा, तो हमें वो विजिबल नहीं होगा। तो ये आपका ये चीज, कलर विल नॉट बी विजिबल। ये एक क्वेश्चन आसान है, ऐसा हमने डिस्कशन में ही कर लिया था, तो एक करना, होमवर्क करना। अब देखो आगे, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल इंडिकेटर। आपको दो रेंज अच्छी तरह से याद रखो, मिथाइल रेड और की भी याद रह जाए, मतलब यहाँ पे ये रेंज और दिया है, बाकी तो यहाँ रेंज और टेबल यहाँ पे बहुत सी चीजें दी है, तो एक बार जब भेजूंगा तो पढ़ना। ये रेंज बहुत से इंडिकेटर की दी है, पर ज्यादा कभी कभार तो कुछ की रेंज तो आपको इंडिकेट कर दी आती है। जैसे अभी हमने जो ये निकाला, आप किसी का अगर पीके इंडिकेटर निकालना चाहते हो, जैसे अगर आपको पीएच रेंज दी है, उसकी वर्किंग रेंज दी है, अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर की वर्किंग रेंज दी है, तो उस वर्किंग रेंज का जो एवरेज होगा, वो एवरेज विल बी इक्वल टू इट्स पीके इंडिकेटर। नॉर्मली जहां अगर ये 10/1 रेशियो मान के चलते हैं, तो अगर आपके पास, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि वो कलर परसेंटेज वाली क्या बात बोली है, पर कुछ नहीं मेंशन किया है, तो अगर एक इंडिकेटर का रेंज दिया हुआ है, तो उस रेंज का जो एवरेज होगा 3.1, मान लो आपको दिया x और y दिया, x और y, तो x + y/2 वो उसका पीके इंडिकेटर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, मिथाइल रेड का ये रेंज है, कलर भी ध्यान रखो, 6.2 से अबव येलो, 4.4 से कम रेड। मिथाइल ऑरेंज भी 3.1 से कम रेड, 4.4 से ज्यादा येलो। थाइमोल ब्लू बिलो 8 येलो, 9.6 से ज्यादा रेड नहीं ब्लू हो जाएगा। और कलरलेस 8.3 से कम फिनोप्थिलीन, और अबव 10.5 या 10.2 कहीं लिखा होता है, कहीं 10.3 भी लिखा होता है, पिंक। अब selection of suitable indicator. There are 4 types of neutralization reactions: a strong acid versus a strong base, a weak acid versus a strong base, a strong acid versus a weak base, a weak acid versus a weak base. Strong strong, weak strong, strong weak, weak weak. In order to choose a suitable indicator, it is necessary to understand the pH changes in the above 4 type titrations. The curve obtained by plotting pH as ordinate against the volume of titrating reagent added as abscissa, known as neutralization or titration curve. Acid-base titration curve. An acid-base titration is a procedure. कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, हम सब पढ़ चुके हैं, इसके लिए जितना भी बैकग्राउंड चाहिए सब पढ़ चुके हैं, बस उसको हम एक तरह से कह सकते हो कि एक जगह पे जोड़ के एक वे में एनालाइज कर रहे हैं। An acid-base titration is a procedure for determining the amount of acid or base in a solution by determining the volume of base or acid of known concentration that will completely react with it. An acid-base titration curve is a plot of the pH of a solution of acid या base against the volume of added base या acid. अगर एक में ऐसे दूसरे से बेस, ब्यूरेट में बेस, फ्लास्क में बेस है तो ब्यूरेट में एसिड. Such curves are used to gain
insight into the titration process. You can use the titration curve. हमने एक्चुअली कल भी क्या बनाए थे, कल जो हम कल बनाए तो क्या बनाए थे, we were making nothing but टाइट्रेशन कर्व ही तो बना रहे थे। जो हमने कल 2-3 कर्व बनाए थे लास्ट क्लास में, वो भी टाइट्रेशन कर्व ही थी। टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। Figure shows a curve for titration of 25 ml of 1.1 molar HCl by 0.1 molar NaOH. NaOH ब्यूरेट में है और हमारे पास 25 ml 0.1 मोलर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और ब्यूरेट में भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो शुरुआत में हमारे पास 2.5 मिलीमोल है या 0.1 मोल है, तो पीएच कितना होगा स्टार्टिंग में जब कोई भी NaOH ऐड नहीं किया गया, पीएच इज 1 माइनस लॉग 0.1, पीएच इज 1। ये संग में बनाया भी है। जब वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड इज 0 ml तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 और संग में कॉरस्पॉन्डिंग एक कर्व भी बनाया है। अब 5 ml NaOH ऐड किया तो 5 ml NaOH ऐड करने से क्या होगा, हमने 5 ml एक्चुअली वो ये सब चीजें उससे आ रही हैं जो हमने कल किए थे क्लास में। जैसे आपके पास शुरुआत में HCl क्या है 2.5 मिलीमोल प्लस NaOH ऐड किया 5 मिलीमोल, तो ये 0.5 मिलीमोल ही 5 ml तो 0.5 मिलीमोल ही आएगा। तो ये पूरा खत्म हो गया, 2 रह गया NaCl। तो यहाँ पे भी अभी क्या चीज मेनली पीएच क्या चीज डिसाइड करेगा, HCl 2 मिलीमोल पर वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 30 ml, तो कंसंट्रेशन हो जाएगा 2/30 1/15 माइनस लॉग 1/15। सॉल्व करेंगे तो लॉग 15 की जो वैल्यू होगी वो हमारा पीएच हो जाएगा 5 ml ऐड करने पे। तो अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही पीएच डिसाइड कर रहा है। 10 ml पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड हल्का सा H+ कम हो जाएगा पर यही डिसाइड करेगा। तो जब तक NaOH न्यूट्रलाइज होके HCl थोड़ा भी बच गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बचा है तो पीएच आपका काफी लो ही होगा। हाँ, जब आप पहली बार 25 ml ऐड करोगे पीएच आपका बढ़ रहा है, पर देखो पीएच आप तो पूरा सॉल्व करके देखना। ऐसे प्रॉब्लम कर चुके हैं, मान लो आपने इन जनरल 20 ml ले लिया तो 20 ml में क्या हुआ, 20 ml में NaOH आपने ले लिया 2 मिलीमोल। इस पूरे को एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो इसमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो ये 2 मिलीमोल है तो ये हो जाएगा 0, ये 0.5 बच जाएगा, ये 2 मिलीमोल बन जाएगा 0.5 मिलीमोल। लेकिन हमने 20 ml और पहले 25 से 45 ml ऐड कर दिया तो टोटल वॉल्यूम हो गया, कंसंट्रेशन H+ कितना हो गया अभी 0.5/45, दैट इज 5/450, दैट इज 1/90। तो इस समय पीएच हो जाएगा माइनस तो log 90, log 90 इज log 10 प्लस log 9, तो दैट इज 1.96। तो कुछ ऐसा ही होगा 20, हाँ देखो ये हो गया पीएच 1.95। तो इस तरह से पीएच आ रहा है, पर क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड बच जा रहा है तो पीएच थोड़ा सा भी H+ जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है वो पीएच को लो लिमिट पे ही रखेगा, एसिडिक ही रखेगा। जैसे ही आपने 25 ml ऐड किया दोनों पूरा रिएक्ट करके और सॉल्ट क्या बन गया NaCl विच इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो पीएच रूम टेम्परेचर पे एग्जैक्टली 7 हो गया, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं कुछ नहीं, पीएच 7 न्यूट्रल पॉइंट पे। पर आपने अब जैसे मान लो 26 ml भी ऐड किया, एक ड्रॉप भी ज्यादा ऐड कर दी 1 ml, तो देखो अब क्या हो जाएगा 26 ml पे ये वाला चीज आएगा 2.6 मिलीमोल, तो ये खत्म हो गया। पर ये 0.1 मिलीमोल बच गया, तो अभी भी स्ट्रॉन्ग बेस से OH आएगा। OH का 0.1 मिलीमोल डिवाइडेड बाई 51 ml 1/510, तो इसका OH माइनस आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस लॉग 1/510 log 510
तो ये आपकी वैल्यू OH की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, POH 2 पॉइंट, OH इतना, POH इतना हो जाएगा। तो POH का वैल्यू आपका करीबन काफी लो हो जाएगा, तो pH काफी हाई हो जाएगा, यानी हाईली बेसिक। तो देखो सॉल्व करोगे तो एक ड्रॉप जितना भी आगे जाए हो गया तो pH सीधा 11.29 हो गया और फिर बढ़ता ही जाएगा। तो आप एक चीज देखो, एंड पॉइंट के क्लोज, अब ये कर्व, पहले चलो ये बात पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। फिर फिगर शोज अ कर्व फॉर द टाइट्रेशन ऑफ 25 ml of 0.1 molar HCl by 0.1 molar NaOH. Note that pH changes slowly at first until the molar amount of base added nearly equals to that of the acid. That is until the titration is near the equivalence point. जब तक H plus ज्यादा रह रहा है तब तक pH एसिडिक रेंज में ही रह रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। The equivalence point is the point in a titration when a stoichiometric amount of reactant has been added. जब दोनों बराबर बराबर रिएक्ट कर गए। At the equivalence point, the pH of this solution of NaOH and HCl is 7 because it contains only a salt NaCl that does not hydrolyze. However, the pH changes rapidly near the equivalence point from a pH of 3 to a pH of about 11. भाई आपके पास जस्ट एंड पॉइंट से पहले 3 था pH, ऐसे सोचो। ये कर्व देखो आप जैसा, 1 ml अभी एंड पॉइंट यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे pH 2.69 था, एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे हुआ 7, पर अगला एक ड्रॉप ने pH को बना दिया 11.29। तो आपका pH एंड पॉइंट पे बहुत वर्टिकली शूट कर रहा है। ये देखो 25 ml पे एंड पॉइंट आया, पर देखो इसके पास में 3 से लेके इट इज एग्जैक्टली 2 ml की रेंज में ही वर्टिकली शूट कर गया। 24 ml से 26 ml में 25 ml पे एग्जैक्टली 7 है, लेकिन 24 ml पे 3 है नियर अबाउट, और 26 ml NaOH ऐड करने पे नियर अबाउट 11 हो गया। तो एक वर्टिकल कर्व हो गया ये। इक्विवेलेंस पॉइंट ये हुआ pH 7 वाला, लेकिन आपको एग्जैक्टली हमेशा इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता भी नहीं है। कोई 1 ml कितना होता है, एक ड्रॉप में ही आ जाता है कई बार। तो आपके पास, या उससे भी छोटा लोगे तब भी शूट अप होगा। तो आपके पास यहाँ पे एक वर्टिकल कर्व आ रहा है। तो इसमें देखो अभी ये बात हुई, पहले तो इतनी चीज, अब इसमें टू डिटेक्ट द इक्विवेलेंस पॉइंट यू एड एन इंडिकेटर दैट चेंज कलर विद इन द pH रेंज ऑफ, क्योंकि इसका वर्टिकल वाला कर्व कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है, 3 के आसपास कर्विंग खत्म हुई थी, और 11 पे वाले 3 से 11 ये ऑलमोस्ट एक वर्टिकल लाइन हो गई। तो आपको एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जिसकी वर्किंग रेंज इससे बाहर हो। तो जैसे फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन कैन बी यूज्ड बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। भाई आपके पास एंड पॉइंट से पहले pH 3 था, तो फिनोप्थिलीन अगर आपने ऐड किया हुआ है तो उसका कलर क्या होगा, 8.3 से कम पे pH होता है, फिनोप्थिलीन का कलर होता है कलरलेस। पर जैसे ही आपका एंड पॉइंट पहुंचा और अगला एक 1/2 ml ड्रॉप भी जैसा शूट अप हुआ तो सीधा 11 पहुंच गया, जो कि फिनोप्थिलीन की दूसरी रेंज से ज्यादा पहुंच गया, जिसमें वो पिंक बन जाता है। तो फिनोप्थिलीन यहाँ पे क्या करेगा, इट विल शो कलरलेस टू पिंक। तो फिनोप्थिलीन कैन बी यूज्ड बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक इन द pH रेंज 8 to 10, जबकि हमने यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 11 जा रहा है, तो ये इस रेंज को क्रॉस कर रहा है। 8.2 से 10 इसके बीच में पड़ रहा है, इस वर्टिकल लाइन के। तो ये आपका हो गया। द इंडिकेटर ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन, जिसका pH रेंज 3.8 से 5.4 होता है, यानी 3.8 से कम पे एक कलर है और 5.4 से ज्यादा पे एक कलर है। तो क्या काम करेगा ये? हाँ सर। ये इतना काम नहीं कर पाएगा ना, इतना अच्छा काम। दिस विल आल्सो वर्क, क्योंकि क्या होगा, 3.8 से 5.4 कहां पे आएगा, फिर वही बीच में आएगा, 3.8 से 3 और आपका 5.4 वो भी इस वर्टिकल लाइन में ही आ रहा है, 3 से 11 के बीच में। तो ये भी काम करेगा कि पहले कलर एक था, दूसरा बात कलर हो गया। देन मिथाइल ऑरेंज भी काम करेगा, 3.1 से लेके
4.7, तो 3 से कम पे, एंड पॉइंट से जस्ट पहले इट वाज रेड, एंड पॉइंट के बाद इट वाज अ डीप येलो कलर दे देगा। मिथाइल रेड भी ऐसा ही काम करेगा। तो आपके पास ये चीज है। तो यहाँ पे आपके पास आप फिनोप्थलीन भी यूज कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज भी, मिथाइल रेड भी, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन भी। और इसमें वर्टिकल लाइन 3 से 10, कहीं पे 4 से 10 भी लिखा हुआ होता है, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन एक काफी शार्प वर्टिकल लाइन बनेगी एट द नियर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इसमें हम ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अब अगला बात करें, titration of weak acid by a strong base. The titration of weak acid by a strong base, सबसे पहले आपके पास वीक एसिड है फ्लास्क में। अच्छा, इट कुड बी द अदर वे राउंड। आप ऐसा ले सकते थे कि स्ट्रॉन्ग बेस को मैं उसमें लेता फ्लास्क में, और स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं ब्यूरेट से ऐड करता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब बस कर्व उसका बिल्कुल उल्टा टाइप का हो जाता। पहले आपका pH 11 और के आसपास रेंज में रहता, एट एंड पॉइंट शूट अप होके नीचे, मतलब शूट डाउन होके नीचे इक्विवेलेंस पॉइंट पे आता, और फिर सीधा अगले ड्रॉप पे शूट डाउन होके 3 या उससे नीचे पहुंच जाता। तो बस रिवर्स आता। तो वहां पे भी ये इंडिकेटर काम करेंगे। यहाँ पे कलरलेस से पिंक हो रहा है, वहां शुरुआत में पिंक होगा और एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलरलेस बन जाएगा। बस कलर का चेंज रिवर्स हो जाएगा, पर इंडिकेटर ये भी वही काम करेंगे। देन टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। पहले वीक एसिड हमारा फ्लास्क में है, स्ट्रॉन्ग बेस हम ऐड कर रहे हैं। तो यहां देखो क्या है हमारे पास, वीक एसिड हमारे पास कोई है, लेट्स से एसिटिक एसिड ही मान लो। तो इन्होंने निक्टोनिक एसिड माना है, हम एसिटिक एसिड मान लें। तो सबसे पहले आप एक चीज सोचो, शुरुआत में केवल वीक एसिड है, तो केवल वीक एसिड है तो ये pH एसिडिक रेंज में ही होगा, बहुत लो नहीं होगा, लाइक HCl और 1 और के आसपास नहीं होगा, पर वो 3 के आसपास होगा, डिपेंडिंग ऑन उसका Ka वैल्यू वो निकालना पड़ेगा। फिर आपने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा। पर अभी आपने स्ट्रॉन्ग बेस उतना नहीं ऐड किया अभी शुरुआत में कि वो पूरा वीक एसिड को यूज कर ले, तो अभी ये एसिडिक बफर बन जाएगा, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। फिर थोड़ा ऐड किया, अभी भी बफर है, धीरे धीरे चेंज होगा। और क्योंकि एसिडिक बफर है तो pH एसिडिक रेंज में ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही आ रहा है, 0 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 10 ml, तो एसिडिक रेंज में रह रहा है। पर आपका जब आपने, क्योंकि आपका शुरुआत में कितना है 25 ml 0.1 मोलर निक्टोनिक एसिड, तो जब आप इसका भी 25 ml ऐड कर दोगे, तो जैसे 25 ml, पहले pH इसका 7 से कम ही है क्योंकि एसिडिक बफर है, पर जैसे ही आप 25 ml ऐड करोगे pH क्या होगा, इट विल बिकम CH3COONA अगर एसिटिक एसिड है। यहाँ सोडियम निक्टोनेट, तो इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो ये बेसिक रेंज में पहुंच जाएगा 8, यहाँ पे देखो 8.78 हो गया। और अगला अगर एक ड्रॉप और ऐड कर दिया स्ट्रॉन्ग बेस, तो शूट अप हो गया 11 और पहुंच जाएगा। तो यहाँ वर्टिकल लाइन कहाँ पे बन रही है, अगर ध्यान देखा जाए तो यहाँ वर्टिकल लाइन 7 से जरा से कम से 11 के आसपास बन रही है। इक्विवेलेंस पॉइंट से आने से पहले जब हम बेस ऐड कर रहे हैं तो 7 से हल्का सा कम ही रहेगा क्योंकि एसिडिक बफर है। और फिर सीधा पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे 8 पॉइंट समथिंग हुआ, और फिर अगला ड्रॉप ऐड करते ही स्ट्रॉन्ग बेस का शूट अप होके 11 और के आसपास पहुंच गया। तो यहाँ पे आपकी वर्टिकल लाइन यहाँ कहीं बन रही है। तो ये बताओ इसमें मिथाइल ऑरेंज काम करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का तो कलर आपका ये बता रहा है कि अगर pH 3.1 से कम है तो रेड है, रेड रहेगा, 4.3 से ज्यादा है तो रेड हो जाएगा। तो ये तो इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचने से पहले ही रेड हो ही गया,
तो अब इसमें चेंज कहां से नजर आएगा? अब तो ये डीप रेड होता जाएगा बस, और है तो काम का नहीं है। पर फिनोप्थिलीन काम करेगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि आपका 7 से कम पे फिनोप्थिलीन क्या होता है? कलरलेस। और यहाँ पे 11 पे क्या हो जाएगा? पिंक। पिंक। फिनोप्थिलीन वाला काम अभी होगा, क्योंकि फिनोप्थिलीन की रेंज जो है वो ये जो वर्टिकल रेंज है उसमें फिनोप्थिलीन से क्रॉस हो रहा है। आप यहाँ पे, जहां से आपका एक्विवेलेंस पॉइंट से पहले 7 के आसपास था, तो 7 पे कलरलेस है और 11 पे पिंक है, तो ये इट विल वर्क, ये देगा इनपुट। तो यहाँ पे फिनोप्थिलीन काम करेगा। तो देखो फिनोप्थिलीन ये 7 to 11 जा रहा है। नोट दैट pH रेंज इज शॉर्टर देन for the titration of a strong acid to a strong base. This means that the choice of indicator is more critical. Strong acid, strong base में pH रेंज काफी ज्यादा, तो उसमें 3 से लेके 11 का था, तो उसमें हमारे इंडिकेटर्स मिथाइल ऑरेंज भी आ गया था, ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन भी आ गया था, फिनोप्थिलीन भी आ गया था, पर यहाँ रेंज कम मिल रही है, तो ये क्रिटिकल और ज्यादा क्रिटिकल हो गया चॉइस। तो देखो मिथाइल ऑरेंज विल नॉट वर्क। ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन जो कि पहले काम कर गया था, इट विल नॉट वर्क, कोई 3.8 से 5.4 है। यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज भी काम नहीं करेगा, मिथाइल रेड भी काम नहीं करेगा, फिनोप्थिलीन वुड वर्क। बात समझ में आई? क्योंकि फिनोप्थिलीन की रेंज क्या है? 8.2 से 10। 8 क्योंकि आपका यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? 7 से 11, तो 7 से एक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचने से जस्ट पहले 7 के आसपास पीएच है, तो यानी कलरलेस, और फिर 11 के आसपास हो गया यानी पिंक, तो यहाँ पे फिनोप्थिलीन वुड वर्क। अगला, टाइट्रेशन ऑफ अ वीक बेस बाय अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, इट कुड बी द अदर वे अराउंड, कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता और वीक एसिड में ऐड कर रहा होता, तब बस कर्व ये रिवर्स हो जाता, उल्टे की तरफ आता। बट पर ये वर्क तब क्या होता? फिनोप्थिलीन पहले डाला हुआ होता तो पिंक नजर आ रहा होता, एंड पॉइंट के बाद कलरलेस नजर आता, ये चीज। यहाँ पे ये वाला जो अगर हमने मिथाइल ऑरेंज डाला होता वो एक्चुअली येलो नजर आता, लेकिन एंड पॉइंट पहुंचने के बाद जब ऐसे जा रहे हैं, तो अगर सपोज हम एंड पॉइंट पहुंचने के बाद पीएच हमारा 7 के आसपास हो गया, तब भी वो येलो ही नजर आता। हाँ, बहुत ज्यादा एसिड ऐड कर देते तब वो रेड हो जाता, पर वो तो एंड पॉइंट के बहुत दूर हुआ ना, हमको तो इस रेंज में चाहिए। तो सेम इंडिकेटर वहां पे भी काम कर सकते हैं जब टाइट्रेशन को उनके फ्लास्क और ब्यूरेट के सब्सटेंस से बदल दिया जाए। ये देखो, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस by a strong acid. When you titrate a weak base by a strong acid, you get a titration curve similar to that obtained when a weak acid is titrated by a strong base. Shows the pH change when titration of by weak base को weak base by a strong acid कर रहे हैं, तो सबसे पहले weak base है, pH क्या होगा? pH बेसिक रेंज में होगा, मोर देन 7 होगा। फिर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया थोड़ा सा, तो अमोनिया, लेट्स से अमोनिया और HCl ऐड कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड बन गया और अमोनिया रह भी गया, तो ये बेसिक बफर हो गया, अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया। तो पीएच डिक्रीज होगा, लेकिन स्लोली डिक्रीज होगा। जब आपके पास एंड पॉइंट से जस्ट पहले, जब HCl अभी आपने थोड़ा सा, अमोनिया का जितना अमाउंट आपके पास है उससे थोड़ा कम है, तब भी ये बफर है, पर धीरे धीरे बड़ा बफर अपनी एबिलिटी को लूज करता जा रहा होगा। जैसे जैसे HCl आपका अमाउंट, मतलब वो अमोनियम क्लोराइड बढ़ता जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम होता जाएगा। एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, विच इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका पीएच एसिडिक रेंज में आएगा, और फिर अगला ड्रॉप ऐड करते ही पीएच क्या हो जाएगा?
अगला ड्रॉप ऐड करते ही पीएच क्या हो जाएगा, इट विल बी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड, क्योंकि H प्लस एक्स्ट्रा हो गया और पीएच काफी लो 3 के आसपास हो गया। और जस्ट बिफोर एंड पॉइंट, क्योंकि वो बेसिक बफर था आपका, तो पीएच 7 से ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे भी वही होगा कि एंड पॉइंट से जस्ट पहले पीएच 7 के आसपास रहेगा, 7 से ज्यादा, और फिर एंड पॉइंट पे एग्जैक्टली वो 7 से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस। लेकिन अगला ड्रॉप ऐड करते ही काफी शूट डाउन हो जाएगा। तो इस यहाँ की रेंज आएगी 7 से 3, ऐसी कुछ 7 के अराउंड वर्टिकल लाइन के आसपास रहा एंड पॉइंट से पहले, फिर सीधा शूट अप होकर 3 के आसपास आ गया। तो 7 से 3 वाला क्या फिनोप्थ्रीन काम करेगा यहाँ पे? नहीं। क्योंकि 7 के आसपास ही फिनोप्थ्रीन कलरलेस हो गया और 3 पे भी कलरलेस है, काम नहीं करेगा। पर क्या मिथाइल ऑरेंज काम करेगा? 7 इक्विवेलेंस पॉइंट से जस्ट पहले 7 था, तो कलर था येलो, और फिर 3 हो गया, 3.1, तो यहाँ पे हो गया कलर रेड, तो यहाँ काम करेगा। मिथाइल रेड काम करेगा, मिथाइल ऑरेंज काम करेगा। इवन आपका जो ब्रोमोक्रोसॉल ब्लू वो है ग्रीन, वो भी काम कर जाएगा। उसकी रेंज क्या थी ब्रोमोक्रोसॉल ग्रीन की? 3.8 से 5.4, तो वो भी काम कर जाएगा। 5.7 पे ये एक कलर होगा और 3 जैसे वो 3 पहुंचेगा दूसरा कलर आ जाएगा। तो ये चीज बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात? सर ये वाला पॉइंट एक बार भाई आपके पास सबसे पहले ऐसे सोचो, अमोनिया था मेरे पास। देखा जाए तो अगर आप इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करो तो सब आ जाएगा, जो है बफर आ रहा है बीच में, सब वो जो हम कल करे थे उन्होंने और छोटे छोटे पॉइंट लिए हैं, 1 ml का डिफरेंस लिया है। हमें वो पूरा याद वैसे नहीं होता ना, हमें जैसे लॉजिकली चीजों को देखना है, लेकिन फिर भी मतलब ये पूरा एक बहुत बड़ा टेबल बना हुआ है, काफी रीडिंग्स लिए हैं यहाँ पे। तो देखो, जब हम अमोनिया में HCl ऐड कर रहे हैं तो पहले बिना HCl जब 0 है तो अमोनिया यहाँ पे एक वीक बेस की तरह देगा, जिसका पीएच हायर रेंज में ही होगा, बेसिक है। फिर HCl ऐड किया तो आपके पास HCl थोड़ा ऐड किया तो अमोनिया रह जाएगा और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इट इज अ बेसिक बफर। बेसिक बफर का पीएच बेसिक रेंज में ही होता है। फिर धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि बफर बन गया, शुरू इस रेंज में धीरे धीरे चेंज हो रहा है क्योंकि बफर बन गया। जब तक HCl NH3 से कम रहेगा तब तक सिचुएशन बफर जैसी ही रहेगी। वो अलग बात है, उसकी बफर कैपेसिटी कम होती जाएगी। पर यानी इसमें एंड पॉइंट से जस्ट पहले कि HCl जब हम इतना ऐड करेंगे कि अमोनिया पूरा रिएक्ट कर जाए, उससे जस्ट पहले इसका पीएच 7 से ज्यादा रहेगा, बेसिक बफर। यानी एंड पॉइंट से जस्ट पहले 7 के से जरा सा ज्यादा है। और जैसे ही HCl बराबर ऐड किया अमोनिया के, तो ये दोनों खत्म हो गए, अमोनियम क्लोराइड बन गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जो कि एसिडिक रेंज में होगा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ पीएच ये हो गया, एसिडिक रेंज में आ गया। और जैसे ही अगला ड्रॉप HCl का ऐड किया तो आप तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक ड्रॉप से पीएच और ज्यादा शूट डाउन हो जाएगा पूरा। देखो सीधा 2.7 आ गया, 1 ml से 2.7 बन गया, यानी और फिर और कम होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे शूट अप बहुत फास्ट है। तो ये 3 के आसपास कह लो, यहाँ 7 के आसपास। ये चीज याद भी रखना है, मतलब ये इन्होंने एनालिसिस किया है, लेकिन हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि ऐसे कर्व में 7 to 3 ड्रॉप होता है। ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ऐड कर रहे होते हैं तो 3 to 7 वर्टिकल लाइन शूट अप होगी। तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, क्योंकि अगर मैं फिनोप्थ्रीन लूंगा तो क्या होगा, एंड पॉइंट से पहले 7 के आसपास था तो कलरलेस, और जब 3 हुआ तब भी कलरलेस, तो फर्क ही नहीं पड़ा हमको। वो चीज ही नहीं मिली कि पिंक से कलरलेस हुआ, तो कलरलेस से ही कलरलेस हुआ।
तो हम पता ही नहीं चल पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू शो इसका कलर चेंज। अब या इसने मान लो शुरुआत में पिंक था और जब इसने कलर चेंज कर दिया, हो सकता है भाई ये कलर चेंज कब कर देगा, अगर मैं फिनोप्थिन लूंगा तो इस समय पे वो पिंक नजर आएगा और इस समय पे वो कलरलेस नजर आएगा, इधर पे भी कलरलेस नजर आएगा। पर क्या ये एंड पॉइंट पहुंच गया क्या इस पॉइंट पे कलरलेस होने से एंड पॉइंट नजर आ रहा है क्या, ये एंड पॉइंट है क्या? नो नहीं, एंड पॉइंट तो यहाँ है, तो एंड पॉइंट कैसे पता चल रहा है? एंड पॉइंट, ये तो एंड पॉइंट से पहले ही अपना कलर बदल दिया और फिर तो वही रह जाएगा कलरलेस। फिनोप्थिलीन इज नॉट ऑफ यूज। बात समझ में आई? हाँ सर। अब वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, pH कर्व ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हैव नो स्टीप। जब आप दोनों वीक यूज कर रहे हो ना, तो स्टीप वर्टिकल लाइन कहीं नहीं मिलेगी। थोड़ा थोड़ा आप बेस ऐड कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा pH बढ़ता जाएगा, एसिड ऐड करो तो कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी आपको स्टीप लाइन नहीं मिलेगी। तो इसमें आपका थोड़ा, जैसे आप इसमें बेस ऐड करो तो pH थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, प्रैक्टिकली चेंज होना बंद भी हो जाए कुछ देर बाद, तो इसमें कोई स्टीप वर्टिकल नहीं है, तो इसमें सूटेबल इंडिकेटर हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। That's it. ये आपका इंडिकेटर सिलेक्शन की किस तरह से, कौन से के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तीनों ही काम करते हैं। मिथाइल ऑरेंज जनरली जहां काम करता है, मिथाइल रेड भी काम कर जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन दोनों काम करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। फिर आपका वीक एसिड और बाय स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में आपका फिनोप्थिलीन काम करता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड काम नहीं करते। तो ये आपका ये काम नहीं करते। सर वीक एसिड वीक बेस में कोई इंडिकेटर यूज नहीं होगा? नहीं यूज होगा, उसके लिए कोई सूटेबल इंडिकेटर नहीं है। उसके एंड पॉइंट को बताने के लिए हमें कुछ फिर मतलब दिस वे में इट इज नॉट इंडिकेटेड। टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस बाय अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें फिनोप्थिलीन काम नहीं करेगा, मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड काम करेंगे। इनकी ये रेंज भी याद रखो, 7 से 3। पहले वाले का भी 7, पहले का 7 से ये 7 से 11 है, और एक आपका 4 से 10 या 3 से 10 ऐसा कुछ। ये बताओ titration of strong acid with strong base, more than one entries can match. PQR. इसमें तीनों ही हो जाएंगे PQR। सर मिथाइल रेड भी होगा? हाँ होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या रेंज था? 4 से 10। तो 4 से 10 में क्या हो गया, 4 से कम पे ये कलर दिखाता है रेड कलर, और उसके बाद ये भी 6.3 से ज्यादा पे येलो। तो पहले रेड नजर आ रहा होगा, और जैसे ही आपका 10 पहुंचेगा तो ये येलो दिखेगा, तो ये भी दिखाएगा। टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, Phenolphthalein. वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस में आपका क्या हो जाएगा, फिनोप्थिलीन हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में वीक एसिड है, pH 2 और के आसपास कुछ होगा,
फिर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे तो पीएच बफर बन जाएगा, ऐसे तो पीएच 7 के अराउंड वो करेगा बिफोर एंड पॉइंट, और फिर बेस से सीधा 11 पहुंच जाएगा। तो फिनोप्थलीन तो काम करेगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंजोल काम नहीं करेंगे। इस वाले में पीक्यू, यहाँ पे आपका टाइट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में यहाँ पे वो नहीं, फिनोप्थलीन काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेंज क्या होता है ऐसे केसेस में, रेंज ये 7 से 3 या 3 to 7 इस रेंज में होते हैं। तो आपके पास एंड पॉइंट के जस्ट अगर आप बेस ऐड करते जा रहे हो तो पहले 3 होगा एंड पॉइंट से पहले, फिर 7 के आसपास ही रहेगा बहुत देर तक, या 7 से 3। तो इस केस में आपका फिनोप्थलीन यूज नहीं होता है, और इसके लिए तो कोई सूटेबल इंडिकेटर नहीं। अब ये प्रॉब्लम देखो, an acid base indicators are either weak organic acids or weak organic bases. Indicator change color in dilute solution when the hydronium ion concentration H plus reaches a particular value. For example, phenolphthalein is a colorless substance in any aqueous solution with a pH less than 8.3. In between the pH range 8.3 to 10, transition of colorless to pink takes place, and its pH of solution is greater than 10, solution is dark pink. Considering an acid indicator HIN, the equilibrium involving it and its conjugate base IN minus can be represented as, तो ये हमने ये सब तो पढ़ा है, इसमें कोई बात नहीं है, फॉर्म डेराइव किया था, क्वेश्चन ही करते हैं। तो ये ट्रांजिशन कलर इसमें होता है, इस रेंज में होता है। इसमें ये वाली बात मान लिया कि रेशियो ये कब हुआ, जब रेशियो 10 वाला है कि एक दूसरे का 10। An indicator is a weak acid and a pH range is 5.4 to 6. If indicator is 50% ionized in a given solution, then what is the ionization constant of the acid? बताओ क्या होगा? (10⁻⁵). हाँ, क्योंकि 4 to 6 अगर ये है तो इसका, और जब हम वो रेशियो ये ले रहे हैं 10 वाली बात, तो अगर इसके अंदर इस रेंज में बदल रहा है pK -1 pK +1, तो इसका जो मिडिल है वो pK इंडिकेटर होगा। तो जैसे 4 से 6 है, तो 4 से 6 का एवरेज क्या है? 4 से 6 का एवरेज है आपका, भाई आपके पास ये ऐसे सोचो ना, 4 इक्वल टू क्या दिया है, ये भी सोच सकते हो -1, और 6 इक्वल टू +1, ऐड करो 10 इक्वल टू पीके इंडिकेटर। तो पीके इंडिकेटर क्या हो गया? 5, हैंस के इंडिकेटर। समझ में आया? हाँ सर। अगला बताओ। मोर देन 1 हो सकता है। पहला वाला सही है क्या? हाँ सर। पहला हाँ। सही है। मिडवे में जब ये दोनों रेशियो 1 हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो पीएच इक्वल टू पीके इंडिकेटर, ये बात सही है। बी रॉन्ग है। बी रॉन्ग है, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज विल नॉट वर्क इन केस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, अगर सपोज हम वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं,
तो पहले बफर बनेगा, तो pH 7 से नीचे ही रहेगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे, और उसके बाद जैसे ही आपका वो आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट, आपका हाइड्रोलिसिस प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ये pH शूट अप होके 8 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगा, और फिर अगले ड्रॉप से 11 पहुंच जाएगा। तो आप वो तो यूज कर सकते हो फिनॉप 3, लेकिन मिथाइलोनिज की रेंज तो 7 से कम में ही खत्म हो गई, तो वो यूज नहीं कर सकते। ब्रोमोथाइमोल ब्लू 6 to 7.6 is a good indicator for titration of HCl and NaOH। ये बताओ। सही है। ये सही है। HCl NaOH में क्या होता है, रेंज क्या होती है 4 से 11, 4 से 10, तो ये तो उसी के अंदर ला रहा है, ये तो पूरा का पूरा उसके अंदर है, तो इट्स क्वाइट अ गुड इंडिकेटर। पहले एक कलर, दूसरे बाद में दूसरा कलर। अगला आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो पहले इसका pH हायर लिमिट में होगा, फिर आप करते गए इसमें HCl ऐड किया तो बफर बना, तो पहले pH 7 से ज्यादा रहेगा एंड पॉइंट से पहले, फिर एसिडिक रेंज में आएगा अमोनियम क्लोराइड जब बन गया, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो बफर बनेगा, स्लोली डिक्रीज होगा अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे ज्यादा चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि अमोनियम आयन ज्यादा आएंगे ही नहीं। तो क्या होगा कि pH यहाँ पे ये बहुत लो है, pH 1.2 2.8, तो इतना लो pH जाएगा ही नहीं भाई। आप नहीं HCl जाने, अच्छा ये नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बेसिक होगा, एंड पॉइंट से पहले pH विल बी ग्रेटर देन 7 रहेगा, नियर अबाउट। एंड पॉइंट पे pH, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्ट का, तो pH लेस देन 7 रहेगा, लेकिन अमोनियम क्लोराइड का वही 5 पॉइंट और समथिंग रहेगा, और उसके बाद HCl और ऐड करेंगे तो कम होगा। तो लेकिन ये बहुत कम रेंज है इसकी 2.8। जब HCl ज्यादा भी होता है तो हम 3 बोलते हैं कि जब HCl के कारण pH आ रहा है, तो ये इतना नीचे है कि ये इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं होगा, क्योंकि इसकी pH रेंज, तो जो हम बोलते हैं कि pH काफी एसिडिक हो जाएगा तब 3 बोलते हैं, तो ये तो उसके नीचे रह रहा है, तो ये तो एंड पॉइंट से बहुत दूर हो गया है ना। ये तो एंड पॉइंट से बहुत दूर। एंड पॉइंट कहां पे था, एंड पॉइंट इसका था आपका 7 से लेके 3 के आसपास, वर्टिकल लाइन ये थी, और इसकी तो रेंज क्या है 1.2 से 2.8, तो इट्स नॉट गुड। समझ में आया? हाँ सर। ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे 7 से 3, तो ये तो 3 से भी नीचे है, तो ये तो उस रेंज से बाहर हो गया ना, वो तो यहाँ काम करेगा, तो यहाँ में तो चाहिए, तो ये चीज। सर इसमें 7 से 3 डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो कैलकुलेट करके देखना होगा? इन जनरल आप याद रख सकते हो, यहाँ वैसे वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन फिर भी है कि आपको एक एक ड्रॉप तो करके ऐड दिया नहीं, पर 7 से 3 बोल सकते हो हियर अबाउट। ये बताओ, फाइव होगा क्या? इसमें 5 होगा, ये तो क्या होगा, 2 एसिड HA एंड HB के दिए अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये HA पहले ये बफर बनाएगा, एसिडिक बफर, तो ये एसिडिक बफर बन रहा है, pH बढ़ रहा है, तो ये वाला पॉइंट कल हमने देखा था, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जैसे HA की बात करें तो ये वाला पॉइंट वो हो गया जहां इन्फ्लेक्शन पॉइंट चेंज हो रहा है, जहां पे pH इक्वल टू क्या हो जाता है HB के लिए, ये HA के लिए, तो इसके लिए पहले HB का पूछा है, तो इससे pH इक्वल टू क्या हो जाता है PK, जहां पे बेस्ट बफर का काम करता है, PK ऑफ HB,
पीएच कितना इस पॉइंट पे? 5। तो के कोई अगर पीके के ऑफ एच ए पूछे तो क्या हो जाएगा? ये एच बी का है। व्हाट इज द के ऑफ एच ए? 10 to the power minus 6. 10 पर -6। यहाँ पे शूटिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? इधर से लेके इधर तक, ये वाला 7 8 से जा सकता कम से ये। तो अभी पहले चलो देखो, ये एक तो पीके ऑफ एच बी तो आ गया 5, पीके ऑफ एच ए 6। ये बताओ इसकी आयोनिक इक्वेशन क्या होगी? Na सॉल्ट है, Na भी सॉल्ट हो जाएगा Hb प्लस A माइनस Ha वीक एसिड सही है, और B माइनस, ये इसकी आयोनिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन K क्या हो जाएगा? Ha B माइनस Hb A माइनस। अगर मैं इसे H प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तीन टर्म मिलके क्या बनेगी? दिस इंटू दिस बाई एच ए। ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा के एच बी, दिस इंटू दिस, ये और ये तीनों मिलके के एच ए। तो वैल्यू कितनी हो गई? के एच बी कितना था? 10⁻5, के एच ए तो 10 हो गया है। समझ आई बात? ये सॉल्युबल सॉल्ट है Na और NaB, तो हमने Na प्लस हटा ही दिया, आयोनिक इक्वेशन ऐसी ही होगी। तो इस तरीके से कैलकुलेट द pH एट द इक्विवेलेंट पॉइंट व्हेन Hb इज टाइट्रेटेड विद NaOH। तो Hb को जब NaOH से टाइट्रेट करेंगे तो इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब जब NaB बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस समय B माइनस जो होगा वो हाइड्रोलाइज होगा, ये हाइड्रोलाइज का प्रॉब्लम हो गया। तो उस समय pH क्या होता है? हाफ pKw प्लस pKa ऑफ Hb प्लस लॉग ऑफ C। अब व्हेन Hb इज टाइट, Hb अब यहाँ पे हमें जैसा लगेगा, Hb के कितने हैं? 5 मिलीमोल अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो इसके 5 मिलीमोल हैं, और pH शुरुआत में कितना दिया है? यहां में जैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। pH शुरुआत में कितना दिया है Hb का? 3। यानी इनिशियली जो आपके पास Ha है, हम Hb की बात करें, 5 मिलीमोल्स इसके हैं, तो Hb का कंसंट्रेशन अगर मैं निकाल Hb H प्लस B माइनस, इसको हम 1 मिनट यहाँ पे, हमें 0.1 मोलर दिया है
वॉल्यूम ऑफ NaOH, वो वॉल्यूम ऑफ NaOH दिया है ना, तो इसमें एंड पॉइंट अच्छा, जब हम 25 ml ऐड करते हैं NaOH को, तो दोनों का अमाउंट बराबर हो जाता है। तो 25 ml ऐड करते हैं। भाई जब एक चीज देखो, इस ग्राफ को देखो, ये वाले पॉइंट से देखो, HB से देखना है तो 25 ml ऐड करने पे pH 5 हो जाता है। यानी उस समय जो आपका HB प्लस OH माइनस जो होता है, जिससे वाटर और B प्लस बनेगा, B वाटर एंड B माइनस बनेगा, तो दोनों का अमाउंट बराबर आता है। HB और ये दोनों बराबर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 2.5 मिलीमोल बच गए और इसके 2.5 मिलीमोल बन गए। तो हमने NaOH ऐड कितना किया अभी? 25 ml। 25 ml ऐड किया, 0.1 मोलर है, तो 2.5 मिलीमोल ऐड किया। हाँ तो सही है। तो शुरुआत में 5 मिलीमोल्स अगर इसके हैं, वॉल्यूम ऑफ एसिड कैसे आएगा? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है ऐसे निकालते हैं। शुरुआत में pH दिया हुआ है, pH इज गिवन एज 3 HB का, तो pH इक्वल टू होता है हाफ pKa, आपका फॉर्मूला होता था H प्लस इज रूट KHB इंटू C। H प्लस हमारा लॉग लेंगे तो pH, माइनस लॉग करेंगे तो हाफ pKa माइनस लॉग C। pH हमारा इस समय है शुरुआत में 3, pK इसका कितना है HB का? 5, तो 6 माइनस 5 हो गया 1, तो कंसंट्रेशन हो गया 0.1। कंसंट्रेशन 0.1 हो गया, इसका मतलब 5 मिलीमोल है, तो कंसंट्रेशन 0.1 हो गया, तो 0.1 इक्वल टू 5 बाई वॉल्यूम इन ml, तो वॉल्यूम इन ml 50 ml होगी। तो ओरिजिनली जो HB है उसका वॉल्यूम आपके पास 50 ml सॉल्यूशन है, तो 50 ml सॉल्यूशन है, तो टाइट्रेशन के बाद क्या होगा? इसका भी 50 ml यूज करना पड़ेगा, तो 50-50 यूज हो गया, 100 ml टोटल यूज होगा। तो आपके पास जब एंड पॉइंट पहुंचेगा तो मिलीमोल तो सॉल्ट के बन जाएंगे NaB के 5 मिलीमोल, वॉल्यूम होगा लेकिन 100 ml दोनों का मिला के, तो कंसंट्रेशन हो जाएगा B माइनस का 0.05। तो pH का फॉर्मूला लगेगा हाफ, अब ये वही हाफ pKw 14 प्लस pKHB कितना था 5 प्लस log 5 by 100 हाफ 19 minus 2 plus log 5 17.7 by 2, तो ये हो जाएगा 8.85 के आसपास। 8.85 बात समझ में आई? हाँ सर।
क्योंकि हमने सबसे पहले हमें एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम तो ये हो गया कि हमको ये निकालना है कि एंड पॉइंट पे ये अल्टीमेटली सॉल्ट बन रहा है। सब कुछ हमारे, हमें कंसंट्रेशन ऑफ, कि ये भी पता है कि 5-5 मिलीमोल रिएक्ट कर गए दोनों के, लेकिन ये पता कैसे चलेगी 5 मिलीमोल है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन भी नहीं दिया होता। तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि HB का वॉल्यूम कितना है। 5 मिलीमोल बोल दिया था, लेकिन हमें पीएच जरूर दिया था, तो हमने उसके पीएच को यूज करके उसका कंसंट्रेशन निकाला। कंसंट्रेशन आ गया, मिलीमोल मालूम है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, जो कि पता चला 50 ml है, और NaOH को भी 50 ml लगेगा 5 मिलीमोल बनने के लिए, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन 0.1 है, वो तो समझ में आ ही रहा है। तो 5-5 मिलीमोल दोनों के जब रिएक्ट करेंगे तो 5 मिलीमोल सॉल्ट के बन जाएंगे, पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 5/100 0.05। तो बस उसको हमें यूज किया। और लास्ट वाला क्या होगा, which of the following indicator is most suitable for titration of HB with strong base? कब दिया वही है, phenolphthalein, तो कहां से कहां जा रहा है, 6 से लेके 11। तो 6 से कम में फिनोप्थेलिन कलरलेस होगा, 11 पे पिंक हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि ये तो उस रेंज से बाहर है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो 10 वाले पे नहीं जा रहा है, और ये बिल्कुल ही बाहर है। ये वाला वो एंड पॉइंट पहुंचने के बाद जो पहुंचता है 11, तो ये तो उधर का हो गया। बेस्ट इज दिस। तो ये चीज अच्छा। अब तुम लोगों को एक्चुअली ये टाइट्रेशन के संग वाला चीज है, मतलब ये जो डबल टाइट्रेशन जो होता है, ये तो मैंने पढ़ाया भी है, याद हो तो, कार्बोनेट का मतलब इतना थ्योरी, मतलब ये बेसिकली जो गई हमने एसिड इंडिकेटर की थ्योरी पढ़ी। ये टाइट्रेशन वाला पार्ट है जो एडवांस प्रोग्राम में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी है। यहाँ पे क्या होता है, ये 11वीं वालों को जब मैं टाइट्रेशन बताऊंगा तो वहां पे तब पढ़ाऊंगा, इनको क्वेश्चन हो इनको कराएं। एक बार हल्का सा देख लो क्वेश्चन, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज का। पीएच कर्व ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद HCl शोज 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब इसका थ्योरी जा समझ लो, न्यूमेरिकल पे मत जाओ 11वीं वाले। Na2CO3 प्लस HCl, मान लो मेरे पास Na2CO3 है, Na2CO3 मतलब कार्बोनेट आयन है, ऐसे सोचो। कार्बोनेट आयन में मैंने HCl ऐड किया। शुरुआत में कार्बोनेट आयन विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, जिसमें कार्बोनेट का केवल फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस कंसीडर करेंगे। तो उस समय पीएच जो होगा इट विल बी क्वाइट इन बेसिक रेंज। तो फिनोप्थेलिन अगर आपके पास है तो ये पिंक कलर का होगा। अगर केवल कार्बोनेट का देखोगे तो फॉर्मूला, आपने HCl ऐड नहीं किया, केवल कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, तो इस समय पीएच आपका होगा उस फॉर्मूले से हाफ pKw प्लस pKa2 प्लस log C। तो ये काफी बेसिक रेंज में आएगा, 11 और के आसपास आएगा। तो इस समय अगर फिनोप्थेलिन आपने ऐड किया है तो कलरलेस रहेगा। अब आपने इसमें HCl ऐड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 भी हो सकता है, H प्लस ऐड कर रहे हो, तो ये पहले स्टेप से एसिड ये HCO3 माइनस बनाएगा। जब तक कार्बोनेट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक HCO3 की बारी नहीं आएगी, HCO3 फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा ऑलमोस्ट। तो आपका ये पूरा खत्म होकर जब HCO3 बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। इस समय पीएच कैसे निकाला जाएगा, बाय एम्फीप्रोटिक। तो जब HCO3 का भी पीएच निकालोगे तो ये अभी भी जब बेसिक रेंज में ही आएगा, इट विल बी स्टिल इन स्लाइटली बेसिक रेंज। लेकिन पहले स्टेप में, क्योंकि
बेसिक रेंज तो 7 पॉइंट समथिंग भी होती है। तो यहाँ पे फिनोप्थलीन जो होगा वो अपना जब पहला एंड पॉइंट आया केवल HCO3 जब बन गया तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, लेकिन उतना हो जाएगा कि वो 8 और के आसपास हो जाए। तो फिनोप्थलीन विल लूज इट्स कलर एट फर्स्ट एंड पॉइंट। इस समय क्या है, आपके पास बाइकार्बोनेट है। सॉल्यूशन अभी भी देखो ये आपका यहाँ कुछ ऐसा रह जाएगा। ये कैसे फॉर्मूला निकलता है, इसका होता है pK1 प्लस pK2/2। ये तो मैंने पढ़ा है एम्फीप्रोटिक का। HCO3 का H2CO3 का pK1 pK2 आपका एक 7 होता है, एक 11 होता है, डिवाइडेड बाई 2 तो ये 9 के आसपास आ जाएगा। देखो आई भी रहा है। तो यहाँ फिनोप्थलीन अपना कलर पिंक से कलरलेस हो जाएगा। अब आप आगे बढ़े, H और ऐड किया तो H2CO3 पहले बफर बनेगा, HCO3 H2CO3, फिर आएगा कि जब फाइनली एंड पॉइंट जब H2CO3 पूरा बन गया तो जब ये H2CO3 बनेगा तो इसका pH आपका 3.1 और से ज्यादा कम हो जाएगा और इसके बफर तक pH आपका 4.4 और से ज्यादा रहेगा। एसिडिक रहेगा पर ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपने अब मिथाइल ऑरेंज ऐड किया तो मिथाइल ऑरेंज इस एंड पर सेकंड जो एंड पॉइंट पहुंच रहा है जब H2CO3 पूरा बन रहा है तो मिथाइल ऑरेंज पहले येलो कलर शो कर रहा होगा, उसके बाद रेड हो जाएगा। तो ये सेकंड एंड पॉइंट आ गया जब H2CO3 बन गया पूरा। अब पहला वाला बता रहा है कि अभी HCO3 बना है, H2CO3 नहीं बना है। तो कार्बोनेट से HCO3 ये, फिर HCO3 से H2CO3। ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट करेगा और ये फिनोप्थलीन इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। मतलब इसका न्यूमेरिकल क्या, न्यूमेरिकल ये है कि भाई आपके फिनोप्थलीन से एंड पॉइंट मिला, मतलब रिएक्शन अभी HCO3 स्टेज तक पहुंची है। मिथाइल ऑरेंज से मिला तो रिएक्शन सेकंड स्टेज पे भी H2CO3 बन चुका है, क्योंकि वो जो HCO3 स्टेज पे अगर आप मिथाइल ऑरेंज ऐड भी कर दोगे, मतलब शुरुआत से आपने मिथाइल ऑरेंज भी ऐड कर दिया तो मिथाइल ऑरेंज अपना कलर येलो ही रखेगा पहले एंड पॉइंट पे। वो रेड तभी होगा जब वो पूरा H2CO3 बन जाएगा। तो ये चीज, तो ये आपका हुआ। तो ये आपके इंडिकेटर्स की बात हो गई। ठीक है आज के लिए।